नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ वो खबरें जिसका सीधा असर आप पर होता है। पूरी दुनिया की नजर इन दिनों ईरान और अमेरिका के जंग के बीच टिकी हुई है और इसी जंग से जुड़ी हर एक इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए लेकर आते हैं। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे मिडल ईस्ट के समंदर में बारूदी चिंगारी फिर से उठ चुकी है और यहां से सिर्फ तबाही का रास्ता दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच भीषण महासंग्राम के लगभग 90 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज की रात सबसे भारी है। दोनों महाशक्तियों के बीच आज शह और मात का वो खतरनाक खेल शुरू हो चुका है जिसने दुनिया की धड़कनें रोक दी हैं। एक तरफ व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉर कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुला चुके हैं और किसी भी वक्त ईरान पर महाहमले की आखिरी डेथ वारंट साइन कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने डेथ टू अमेरिका का ऐलान कर दिया है और अपने घातक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स एक्टिवेट कर दिए हैं। खुलेआम अमेरिका को चुनौती दी है। इस बार जंग हुई तो अंजाम अमेरिका की सोच से परे होगा। दावे आसमान हिला देने वाले हैं, भूचाल लाने वाले हैं। खबर है कि रडार को चकमा देने वाले अमेरिका के सबसे एडवांस और सबसे महंगे अजेय कहे जाने वाले एक और F-35 को ईरान ने मार गिराया है। हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह बात तय है कि सुपर पावर अमेरिका के घमंड को ईरान ने होर्मुज में डुबो दिया है। आखिर क्यों अरबों डॉलर के विमान और ड्रोन ईरान के सामने सिर्फ मलबे के ढेर बनकर रह गए? सच यह भी है कि जब जब बातचीत की मेज सजी है तब तब बारूद क्यों फटा है? क्या इस बार जंग में ईरान को सरप्राइज देने वाला है जिससे अमेरिका तक हिल जाएगा? क्या ट्रंप एक बार फिर से ईरान को कभी ना भूलने वाली सबक सिखाएंगे? बताएंगे क्या पक रहा है होर्मुज के मामले में। अमेरिका ईरान जंग के बीच में हर बड़ी खबर, हर बड़ी अपडेट दिखाएंगे आपको सबसे पहले। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे ईरान के उस सरप्राइज के बारे में जिसका जिक्र बार बार मुश्तबा खामनेई कर रहे हैं, जिसका जिक्र बार बार IRGC कर रहा है, जिसका जिक्र अब्बास अराक्ची ने भी किया, जिसका जिक्र गालिबाफ ने भी किया। मिडिल ईस्ट में ईरान ने कुछ ऐसी ताकत बनाई है जिसकी कल्पना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं है। डील और सीजफायर की तमाम बातों को पीछे छोड़ते हुए एक ऐसी सनसनीखेज खबर आ रही है जिसने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। यानी अमेरिका से इजराइल तक इस खबर की सच्चाई का पता लगाने में जुट गए हैं और दोनों ने अपनी खुफिया एजेंसी को एक्टिवेट किया हुआ है और इस मिशन पर लगाया हुआ है। दावा है कि इस बार जब धमाका होगा कि तो खाड़ी के देश ही नहीं, इजराइल ही नहीं, बल्कि सीधे सुपर पावर अमेरिका की जमीन पर हमला हो सकता है। मतलब कि ईरान का वो महा सरप्राइज जिसने वॉशिंगटन DC और न्यूयॉर्क की रातों की नींद उड़ा दी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसकी माने तो सीजफायर की आड़ में तेहरान ने एक ऐसा अचूक और घातक ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो महाद्वीप से उड़ान भरकर दूसरे महाद्वीप तक तबाही मचाने की ताकत रखता है। इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। खबर है कि ईरान अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल बना चुका है, इसलिए बार बार अमेरिका कह रहा है कि ईरान को अपना मिसाइल प्रोग्राम सरेंडर करना पड़ेगा। यह है अंदर की बात। बिना रेडार की पकड़ में आए तबाही मचाने वाले आत्मघाती शिकारी सीधे अमेरिका की सरजमी को निशाना बनाने के लिए तैयार है। डियागो गार्सिया जैसी बड़ी हिदायत के बाद ईरान का अगला कदम दुनिया के लिए एक ऐसा रहस्य है जिसे सब अनजान है। क्या वाकई ट्रंप का घमंड सीधे निशाने पर है और क्या वाकई ईरान ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल पर तैयारी कर ली है, कामयाबी हासिल कर ली है? डिटेल से आपको बताएंगे। ईरान से जो भी खबरें आ रही हैं उसको हम आपको बताएंगे और अमेरिका और इजराइल के लिहाज से जो खबरें आ रही हैं वो आपको बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे ट्रंप कैबिनेट की। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान के वॉर में उलझे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट और उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनमें विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। ईरान जंग के बीच तुलसी गबार्ड का जाना एक चौंकाने वाली खबर रही, लेकिन एक और चौंकाने वाली खबर सीधे व्हाइट हाउस से आ रही है। JD वांस को हटाया जा सकता है, दरकिनार किया जा सकता है। एक तरफ मिडिल ईस्ट के समंदर में बारूद बरस रहा है तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दरबार में एक अंदरूनी ज्वालामुखी फट चुका है जिसने अमेरिकी राजनीति की नींव हिला दी है। दावा है कि जंग की आड़ में या जंग में फेल होने के बाद ट्रंप प्रशासन के भीतर एक एक करके विकेट गिर रहे हैं। कैबिनेट मंत्रियों से लेकर सेना के टॉप जनरल्स और खुफिया प्रमुख तक गाज गिर रही है। असली सनसनी अब सामने आई। खबर है ट्रंप अपने सबसे करीबी और सत्ता के सबसे बड़े हिस्सेदार
जेडी वांस को हाशिए पर धकेलने की बिसात बिछा चुके हैं। पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल हो चुका है। क्या अमेरिका फर्स्ट का नारा बुलंद करने वाले अपनों ने ही ट्रंप की पीठ में छुरा घोंपा है? आखिर कौन है वो सार्वजनिक मंच पर वफादारी की कस्में खा रहा है लेकिन अंदर खाने जंग के नाकाम होने का इंतजार कर रहा है? 2028 की गद्दी की वो कौन सी जंग है जिसने ट्रंप के दरबार में दो फाड़ कर दिया है, ट्रंप की कैबिनेट को दो टुकड़ों में तोड़ दिया है? ट्रंप कैबिनेट में महाछटनी के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? पहले तुलसी गबार्ड और अब जेडी वांस के जाने की खबर मिल रही है और इस खबर में कितनी ताकत है आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 90 दिन होने वाले हैं, लेकिन संघर्ष में अगर किसी को नुकसान हुआ है और ज्यादा नुकसान हुआ है और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है तो वो है सिर्फ अमेरिका। हाँ, ये बात सही है कि ईरान को भी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान ने अपने सस्ते हथियारों से अमेरिका के महंगे हथियारों को जमींदोज कर दिया। और जो ताजा खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ईरान ने अमेरिका के 44वें विमान को मार गिराया है और इस बार एक बार फिर से निशाना बना है F-35। ईरान ने अमेरिका के सबसे महंगे, सबसे काबिल, सबसे घातक फाइटर जेट को जमीन में दफन कर दिया है, F-35 को मार गिराया है। तो इस जंग में अभी तक क्या हुआ है? मीडिएशन में क्या बातचीत चल रही है? लड़ाई रुकेगी कि आज की रात कयामत की रात है? विस्तार से कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज का अपडेट ले लीजिए। आज का अपडेट यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में डील का खेल जारी है और इस बीच खबर आई कि अमेरिका कई ठिकानों पर हमले कर रहा है और इसी बीच ईरान ने F-35 को मार गिराया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीर ईरान ने जारी की है और कहा है कि इसमें ये जो ऑब्जेक्टिव इस वक्त यहां पर आप देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव F-35 है और यहां से आप एक मिसाइल जाते हुए देखेंगे जिसके हिट करने की बात कही जा रही है। और ये तस्वीर बाकायदा जारी करके बताया गया है कि अमेरिकी F-35 को ईरान ने मार गिराया, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया और कुछ विमानों को खदेड़ दिया। हालांकि अमेरिकी सेना ने इन दावों का खंडन किया है और अभी तक किसी भी अमेरिकी विमान या F-35 के नुकसान की पुष्टि नहीं की है। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर F-35 के मार गिराने की तस्वीर हमने आपको दिखाई और दूसरी तस्वीर MQ-9 रीपर ड्रोन को जब हिट किया गया था तब की तस्वीर है। ये देखिए, आपको दूसरी तस्वीर में MQ-9 रीपर ड्रोन दिख रहा होगा जो कि आसमान में उड़ रहा होता है और तभी एक ऑब्जेक्ट आकर अचानक, यानी कि एक मिसाइल जो कि ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है, वो हिट होता है MQ-9 रीपर से और ड्रोन विमान तबाह हो जाता है। और ये दोनों ही तस्वीरें IRGC ने जारी की हैं। यानी अमेरिकी जहाजों का कब्रिस्तान बना चुका है ईरान। अब तक 44 जहाज गिरा चुका है ईरान अमेरिका के, और अमेरिकी सेना के पास, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि वो ईरान के आगे घुटने क्यों टेक रहे हैं, उनके हथियार क्यों बेदम हो रहे हैं, उनके हथियार क्यों नतमस्तक हो रहे हैं और नाकाबिल साबित हो रहे हैं। ईरान को अमेरिका फ्लावर समझ रहा था, लेकिन ईरान असली फायर निकला। अमेरिका को लगा था कि ईरान से बातचीत चल रही है, ईरान अभी कमजोर होगा। ईरान पर बहुत बम्बार्डिंग की है, हमने 30,000 से ज्यादा हमले किए हैं, हजारों मिसाइल्स गिराए हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिका के अब तक 44 विमान को मार गिराया, जिसमें 2 से ज्यादा F-35 हैं। F-35 के बारे में आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। F-35 लाइटनिंग 2 को उड़ान भरने के लिए रनवे की आवश्यकता नहीं है। ये फाइटर जेट वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। यह अमेरिका में 5वीं पीढ़ी का सबसे उन्नत, सबसे घातक और सबसे महंगा स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। हालांकि अब यह टैग हट जाएगा, उन्नत और घातक वाला, महंगा वाला रह जाएगा और स्टेल्थ वाला भी हट जाएगा, क्योंकि ईरान ने मार गिराया इसे। और इसको बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन सिर पीट रही है कि आखिर ईरान ने इतने आधुनिक फाइटर जेट को कैसे मार दिया, जिस फाइटर जेट को रेडार तक नहीं पकड़ पाता है। रेडार की पकड़ से बचने में यह माहिर है और हवा से हवा और हवा से जमीन पर अचूक हमला करता है, लेकिन इतना सटीक होने के बावजूद, इतनी खूबियां होने के बावजूद ईरान इन फाइटर जेट्स को मार गिराता है। और यही तकलीफ ट्रंप को चैन की नींद सोने नहीं दे रही। यही तकलीफ लॉकहीड
मार्टिन को सता रही है। F-35 तीन वेरिएंट में आते हैं। F-35A सामान्य टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए होता है, F-35B कम दूरी पर टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए यानी कि सीधी लैंडिंग, और F-35C एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने के लिए बनाया गया है। ये विमान लगभग 1931 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है, यानी कि आवाज की गति से भी ज्यादा रफ्तार। इसमें पायलट हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले पहनते हैं जिसमें 360 डिग्री का व्यू मिलता है और युद्ध से जुड़ी सभी जानकारियां सीधे हेलमेट के स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। मतलब आपके सामने एक ऐसा स्क्रीन होता है जिसमें आप सब कुछ देख सकते हैं। कहते हैं एक F-35 जेट की कीमत लगभग 82 से 120 मिलियन डॉलर है। इसको आप अगर भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करेंगे यानी 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए की चपत लगी है अमेरिका को पिछले 24 घंटे में सिर्फ एक विमान से, जिसे ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन से मार गिराया। इसके 1 घंटे की उड़ान का खर्च करीब 37 लाख रुपए आता है और इस विमान का उपयोग अमेरिका सहित दुनिया के करीब 20 देशों में किया जाता है। और अब अमेरिका के साथ साथ ये 20 देश भी डरे हुए हैं कि F-35 का क्रैक ईरान ने कैसे ढूंढ लिया, इस फाइटर जेट को कैसे मार गिरा रहा है ईरान। और वो 20 देश कौन से हैं? इसमें ब्रिटेन है, इटली है, जापान है, इजराइल है, सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सब अब डर में है कि F-35 को मार गिराने की तकनीक ईरान कहीं पूरी दुनिया से साझा ना कर दे। F-39 लाइटनिंग की खासियत आप देख लीजिए, सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया इसे। यह फाइटर जेट एक उड़ता हुआ कंप्यूटर है, दुश्मन को पता चले बिना यह हमला करने में सक्षम है। स्टेल्थ तकनीक है, लेकिन इसकी स्टेल्थ तकनीक का क्या ही कहिए, इसे तो ईरान के इंफ्रारेड सिस्टम ढूंढ ले रहे हैं। कहते हैं इसकी बनावट और कोटिंग रेडार के तरंगों को सोख लेती है, जिसे दुश्मन की नजर में नहीं आता है। इसके सभी सेंसर्स आपस में जुड़े होते हैं। पायलट को बैटलफील्ड की 360 डिग्री पर व्यू मिलता है। हथियार ले जाने की ताकत भी अद्वितीय है, अपने अंदरूनी हिस्से में हथियार छिपा कर ले जाता है। यह फाइटर जेट स्टेल्थ क्षमता पर बनी रहती है, जरूरत पड़ने पर बाहरी पंखों पर भी हथियार लोड किए जा सकते हैं। हेलमेट भी अद्वितीय है, हाईटेक है, जिसके जरिए विमान के आर पार देख सकता है पायलट और केवल आंख के माध्यम से ही किसी भी टारगेट को लॉक करके उस पर फायर कर सकता है। कोई बटन दबाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो यह ताकत है, यह काबिलियत है, लेकिन यह फाइटर जेट जब ईरान के मैदानी जंग में पहुंचता है तो बस लोहे का कबाड़ का ढेर बन जाता है। और अभी अभी MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिरा है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब MQ-9 रीपर ड्रोन भी जान लीजिए, इसे भी अमेरिका सबसे उन्नत बताता है। यह घातक हंटर किलर मानव रहित लड़ाकू विमान है, जिसे अमेरिका से ही बैठकर पायलट ऑपरेट कर रहा होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि 50,000 फीट की ऊंचाई पर बिना रुके, बिना शोर किए 27 से 40 घंटे तक उड़ान भर सकता है और दुश्मन के ठिकानों पर निगरानी कर सकता है, जासूसी कर सकता है और जरूरत पड़ी तो मिसाइल से हमले भी कर सकता है। अमेरिका ने अलकायदा चीफ अयमन अल जवाहिरी और ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी जैसे बड़े आतंकवादी और कमांडर्स को खत्म करने के लिए इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। अमेरिकी सेना और नेटो देशों के अलावा भारत ने भी अपनी समुद्री और जमीनी सीमाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ इन रीपर ड्रोन MQ-9B का बड़ा सौदा किया है। लेकिन शायद इसे रिव्यू करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ड्रोन ईरान वॉर में कारगर नहीं माना जा रहा है। ये ड्रोन ईरान मार गिरा रहा है। इसकी खासियत क्या है? यह अमेरिका का बहुत शक्तिशाली हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट ड्रोन है। यह ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। MQ-9 रीपर लगातार हवा में 27 घंटे तक रह सकता है। इसमें हेलफायर मिसाइल और लेजर गाइडेड बम ले जाने की ताकत होती है। यह दुश्मन की निगरानी, जासूसी और सटीक एयर स्ट्राइक के लिए माहिर है। ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे होते हैं, रडार लगे होते हैं और एडवांस सेंसर लगे होते हैं। इसे सैटेलाइट के जरिए हजारों किलोमीटर दूर बैठकर पायलट कंट्रोल करता है। यानी मानिए, फर्ज कीजिए कि यह ड्रोन अगर ईरान की सीमा के ऊपर उड़ रहा है तो इसका पायलट अमेरिकी रक्षा मुख्यालय में बैठा होगा, पेंटागन में बैठकर ऑपरेट कर रहा होगा, या फिर अमेरिका के किसी सैन्य बेस से इसको ऑपरेट कर रहा होगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक, ईरान में इसका इस्तेमाल किया और हर एक ड्रोन की कीमत तकरीबन 15 करोड़ डॉलर है, यानी 1250 करोड़। और अब तक ईरान ने ऐसे 24 ड्रोन जमींदोज किए हैं और इस तबाही से
लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान अमेरिका को हो चुका है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अमेरिकी हथियारों पर विश्वास की कमी। यानी अमेरिकी हथियार विश्वास और भरोसे के लायक ही नहीं रह गए, और यह बात ईरान ने साबित कर दी। ईरान के साथ जारी जंग में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने आधिकारिक आंकड़ा जारी किया, जिसके मुताबिक अब तक 29 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का सीधा सैन्य नुकसान अमेरिका को हुआ है। हालांकि स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों, थिंक टैंक और अमेरिकी सांसदों का मानना है कि बुनियादी ढांचे की तबाही और वैश्विक आर्थिक असर को मिलाकर यह नुकसान 50 अरब डॉलर से लेकर 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। उधर ईरान जंग में अमेरिका को अब तक 44 विमानों का नुकसान हुआ है। चलिए बताते हैं कि 44 जिन विमानों का नुकसान हुआ है वो कौन कौन से हैं। मैंने जैसे कि आपको नंबर्स दिए थे, एक दो नहीं, जहाजों का कब्रिस्तान बनाया है ईरान ने होर्मुज की खाड़ी में, और एक एक करके 44 जहाज डुबोए हैं होर्मुज की खाड़ी में। आप देखिए, MQ-9 रीपर 25 ड्रोन मार गिराए हैं। एक की कीमत 1,250 करोड़ रुपए। इंडियन करेंसी में मैं आपको कीमत बता रहा हूं, अगर कुल लॉस देखें तो 31,250 करोड़ रुपए सिर्फ ड्रोन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट कितने मारे ईरान ने? 4 मारे ईरान ने। एक की कीमत 835 करोड़ रुपए, तो 4 की कीमत कितनी हो गई? 3,340 करोड़ रुपए। ये भी गए, खत्म। KC-135 स्ट्रेडो टैंकर, जो कि एयर रिफ्यूलर विमान है, आप इसे उड़ता हुआ पेट्रोल पंप कह सकते हैं, जो हवा में ही फाइटर जेट्स को फ्यूल देता है। यानी अगर फाइटर जेट लड़ाई में निकला हुआ है, पायलट फाइटर जेट को उड़ा रहा है, उसके पास फ्यूल की कमी है, तो वो हवा में ही इस विमान के पास जाएगा और हवा में ही इसको रिफ्यूल कर लेगा। और इस विमान को 7 की संख्या में मारा ईरान ने। 7 जहाज गिराए हैं KC-135 स्ट्रेडो टैंकर। एक की कीमत है 1,340 करोड़ रुपए, कुल कीमत 9,360 करोड़ रुपए, और ऊपर से उसमें जो फ्यूल डला होगा उसकी कीमत अलग। अब आ जाइए अमेरिका के सबसे महंगे विमान पर, जो कि उड़ता हुआ एयर कमांड सिस्टम है, अवैक्स, जिसे E-3 सेंट्री अवैक्स कहते हैं। एक मार गिराया, और ये इसको तब मारा जब ये सऊदी के बेस पर पड़ा हुआ था। ईरान ने ढूंढा और ड्रोन से इस पर हमला किया और वहीं खत्म हो गया। आधा विमान जलकर खाक हो गया, 2 टुकड़ों में बट गया था ये अवैक्स। एक की कीमत 2,250 करोड़ रुपए इस विमान की, और इसको लेकर अमेरिकी सीनेट में भी सवाल उठाया गया। F-35A लाइटनिंग II पहले एक था, अब इसकी संख्या 2 हो चुकी है, जैसे कि ईरान ने दावा किया है कि उसने कल ही एक और F-35 मार गिराया है। एक की कीमत लगभग 835 करोड़ रुपए, 2 की कीमत 1,670 करोड़ रुपए। A-10 थंडरबोल्ट 2 एक की कीमत 150 करोड़ रुपए के आसपास, नुकसान 150 करोड़ रुपए का। MC-130J कमांडो 2 एक की कीमत 920 करोड़ रुपए, 2 मार गिराए, कीमत टोटल लॉस 1,840 करोड़ रुपए। MQ-4C ट्राइटन ड्रोन, जो कि बहुत खतरनाक ड्रोन है और सबसे महंगा ड्रोन है अमेरिका का, वो भी मार गिराया ईरान ने, और लॉस हुआ 2,085 करोड़ रुपए। इतना सब गंवाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को अक्ल नहीं आई है, और वो कहते हैं हम जंग जीत गए। उनका यह कहना है कि हम इस जंग में डे 1 से जीत रहे हैं, और इतना सब कुछ भस्म करने के बाद भी ट्रंप के तेवर ठंडे नहीं पड़े। वो कहते हैं हम डील करेंगे, और इसलिए ईरान धमका रहा है। ईरान को पावरफुल करने के लिए अगर किसी देश को याद किया जाएगा पूरी दुनिया में, तो वो होंगे राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका, जिसने ईरान को सबसे ज्यादा पावरफुल कर दिया। खबर है कि ट्रंप फिर से ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। संभवतः आज की रात कोई बहुत बड़ा अटैक हो सकता है, और इसी प्लानिंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति कैंप डेविड में एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले थे, लेकिन ट्रंप ने खराब मौसम का हवाला देकर अपनी कैबिनेट मीटिंग कैंप डेविड की जगह व्हाइट हाउस में शिफ्ट कर दी। खबर है कि यहीं पर हमले की प्लानिंग बनेगी, और कैसे अमेरिका यहां से निकले अपनी जीत दिखाते हुए, इसको लेकर अमेरिकी सैन्य अधिकारी डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ करेंगे और प्लान बताएंगे, और फिर फाइनल काउंटडाउन की शुरुआत हो जाएगी। तो क्या ट्रंप मीटिंग में ईरान पर आखिरी फैसला ले लेंगे, या अब तक 6 बार जैसे पलटी मारा है 7वीं बार भी पलटी मार जाएंगे?
और कहेंगे कि हम ईरान पर दबाव बना रहे हैं। वैसे ईरान पर कोई दबाव बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अब मानिए कि ये बैठक चल रही है, आज की बैठक में फैसला करना ही होगा। ट्रंप की वॉर की टीम भी इसमें मौजूद रहेगी। पीट हेग्सेथ, तुलसी गाबार्ड की भी शामिल होने की बात की जा रही है। मार्को रूबियो भी शामिल हो सकते हैं। ईरान पर हमले को लेकर आखिरी रणनीति पर मुहर लगाई जाएगी। हालांकि पहले बैठक कैंप डेविड में होनी थी, लेकिन अब इसे वॉशिंगटन डीसी शिफ्ट कर दिया गया। इसके पीछे एक और थ्योरी बताई जा रही है कि संभवतः डोनाल्ड ट्रंप एक सेफ जगह ढूंढ रहे थे कि जहां पर बैठक हो और बिना किसी के परेशानी के हो सकता है कि एक फाइनल स्ट्राइक की मंजूरी दे दी जाए, ईरान पर फाइनल वॉर के लिए परमिशन दे दी जाए, क्योंकि अभी तक 90 दिन की लड़ाई में अमेरिका कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है इस लड़ाई में। और ईरान ने कहा है कि हां ठीक है, आइए लड़ाई कीजिए, हम तैयार हैं। आप समझौता करना चाहते हैं तो हमारी शर्तों पर करेंगे, लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो लड़िए, बेशक लड़िए। लेकिन अमेरिका बहुत प्रेशर में है। ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद मैक्सिमम प्रेशर में है। और शायद उनका हेल्थ चेकअप भी हुआ है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। मेडिकली फिट नहीं बताए जा रहे हैं। अब जो व्यक्ति इतनी जबरदस्त मेंटल प्रेशर में हो तो हेल्थ चेकअप तो बनता है। बीपी वगैरह बढ़ गया होगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने जंग शुरू करने से पहले इस बारे में सोचा नहीं। उधर ईरान पीछे नहीं है। ईरान जब 44-45 जहाज गिरा सकता है अमेरिका के, तो ईरान के हौसले बुलंद हैं। और ईरान ने कहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अमेरिका की फितरत हमेशा से धोखा देने की रही है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कहते हैं ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चर, मिसाइल सिस्टम के अलावा ड्रोन सिस्टम को भी फुल्ली एक्टिवेट कर दिया है। और ईरान का कहना है कि होर्मुज पर अब कोई बात ही नहीं होगी और ना ही ईरान यूरेनियम किसी देश को देगा। उधर मोश्तबा खामनेई ने भी यूरेनियम और होर्मुज पर सरेंडर न करने की बात कह दी है। बाकी चीजों पर अमेरिका के साथ बातचीत होगी, लेकिन इन दोनों पर अमेरिका के साथ अब बातचीत नहीं होगी, ये ईरान की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। पहले ये दोनों मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार थे। आप देखिए डे बाय डे अमेरिका ईरान को कितना पावरफुल कर रहा है। हालांकि वो चाहते हैं ईरान सरेंडर करते, लेकिन उनकी हरकतों से ईरान पावरफुल हो रहा है। कई ईरानी नेताओं को मैंने सुना, जो समझदार नेता वहां पर, उन्हें वो कह रहे थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हटाना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो काम ईरान पिछले 50 साल में नहीं कर पाए, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया ईरान के लिए। और ईरान जानता है अमेरिका धोखा करेगा, इसलिए ईरान अपनी तैयारी में लगा हुआ है। ईरान ने जंगी तैयारी शुरू कर दिया है, जंग के लिए अपने लोगों को तैयार रहने के लिए कहा है और 3 करोड़ लोगों की फौज बना रहा है। यानी कि वहां के आम नागरिकों को वेपनाइज कर रहा है। आप समझिए 3 करोड़ की फौज से कौन लड़ेगा। और इसलिए आईआरजीसी कह रहा है कि हमारी जंगी तैयारी जारी है, होर्मुज पर हम समझौता नहीं करेंगे। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी संपत्ति पर फिर से हमले होंगे। आईआरजीसी ने मिसाइल लॉन्चर्स को एक्टिवेट कर दिया है और मिडिल ईस्ट पर हमले की तैयारी भी शुरू कर दी। एक और जहां अमेरिका जंगी तैयारी में है, ईरान भी कमर कस चुका है। इस बीच ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप सचिव अली बघेरी मॉस्को पहुंच गए। कहा तो यह जा रहा है कि मॉस्को में आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में शामिल होने के लिए रूस गए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। कहते हैं पुतिन कुछ प्लान बनाने वाले हैं कि अमेरिका के साथ किन किन बिंदुओं पर बात करें और कौन सी कमजोर नस है अमेरिका की जिसे ईरान दबा सकता है। माना जा रहा है कि जंग को लेकर भी बघेरी पुतिन के साथ डिस्कस करेंगे और पुतिन का मार्गदर्शन लेंगे, क्योंकि याद रखिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी यूक्रेन के साथ पिछले 4 सालों से लगातार लड़ रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में मॉडर्न वॉरफेयर में व्लादिमीर पुतिन जैसा सलाहकार नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है जो आज किसी लीडर्स के पास नहीं है। हालांकि इधर ड्रामा जारी है, बातचीत का, डील कर रहे हैं, दूसरी तरफ जंग की तैयारी है। और आपने देखा होगा जब जब बातचीत की कोशिश हुई है तब तब अमेरिका ने हमला किया है। और आप 2025 से इतिहास उठाकर देख लीजिए, जून 2025 में बातचीत जारी थी अमेरिका ईरान में, हमला किया अमेरिका ने।
28 फरवरी से पहले 4 दौर की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन 28 तारीख को बातचीत के दरमियान अमेरिका ने हमला किया और इस बार भी बातचीत चल रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका इस बार बहुत बड़ा हमला करेगा। अप्रैल 2025 में ओमान की मध्यस्थता में बातचीत हो रही थी, लेकिन जून में अमेरिका ने हमला कर दिया। फरवरी 2026 में जिनेवा में यूएस ईरान में शांति वार्ता हो रही थी, लेकिन तभी अचानक अमेरिका ने हमला कर दिया। मई 2026 में कतर के दोहा में यूएस ईरान की बातचीत हो रही है, जारी है, तो क्या फिर अमेरिका हमला करेगा? इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है। इसे लेकर हमने डिफेंस एक्सपर्ट से बातचीत की। क्या अमेरिका अटैक कर सकता है? सुनिए क्या कह रहे हैं। अमेरिका तथा ईरान के बीच में कतार के दोहा में बातचीत चल रही है और इसी बातचीत के दौरान अचानक अमेरिका ने कहा कि उसने सेल्फ डिफेंस में, यानी अमेरिका ने अपने एसेट्स को बचाने के लिए ईरान के 2 छोटी छोटी स्पीड बोट्स पर हमला किया, जिसमें 4 ईरानियन नाविकों की, सेलर्स की मौत हो गई। अमेरिका कह रहा है कि ये दोनों स्पीड बोट स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में माइंस यानी सुरंगें बिछा रहे थे। इसी तरह से अमेरिका ने कुछ ऐसी लॉन्चर साइट्स पर भी हमले किए जहां पर ईरान अपनी जमीन से फायर करने वाली एंटी शिप मिसाइल्स को छुपा के रखता है। ईरान ने दावा किया था कि उसने इस तरह की 33 लॉन्चिंग साइट्स में से 30 को रिपेयर कर लिया है और जैसे ही यूएस एयरफोर्स के MQ-9 रीपर टोही ड्रोन ने इनकी सटीक लोकेशन की जानकारी दी, तुरंत अमेरिका ने बमबारी करके इन सुरंगों पर, उनके मुहानों पर हमला किया। अब देखना यह होगा कि अमेरिका क्या कदम उठाता है। इतिहास कहता है अमेरिका बातचीत के दरमियान हमला करता है, धोखा देता है, लेकिन अमेरिका डर रहा है। अमेरिका के नुकसान को देखते हुए अमेरिका इस जंग में डायरेक्ट ना आए, हो सकता है इजराइल से हमला कराए या फिर एक फाइनल अटैक करे और उसके बाद इस जंग के खात्मे की घोषणा कर दे। लेकिन अमेरिका के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो होर्मुज को बंद नहीं छोड़ सकता है, होर्मुज को ब्लॉक नहीं छोड़ सकता है। अगर होर्मुज ब्लॉक रह गया उसकी जाने के बाद भी, तो पूरी दुनिया मानेगी कि ईरान जीत गया। यही सबसे बड़ा पेच है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको दिखाने वाले हैं आज एक बहुत एक्सक्लूसिव न्यूज। अमेरिका ईरान में डील की बात पुरानी हो चुकी है। अपडेट और लेटेस्ट न्यूज तो यह है कि अमेरिका और ईरान में जंग होकर रहेगी और इस बार जंग जो होगी वो बहुत खतरनाक होगी, जिसमें ईरान एक सरप्राइज के साथ खड़ा है। और ये बात बार बार ईरान ने कही है, ये बात अब्बास अराक्ची ने कही है कि अमेरिका के लिए सरप्राइज होगा। IRGC ने कही है कि अगर जंग हुई तो अमेरिका के लिए सरप्राइज होगा। ये बात गालिबाफ ने कही है, ईरानी संसद के स्पीकर। ये बात ईरान के रक्षा मंत्री ने कही है कि अमेरिका के लिए सरप्राइज होगा। क्या है वो सरप्राइज? ईरान से खबर यह आ रही है कि ईरान ने 8 से 10,000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किया है। जो ईरान से फायर किया गया तो वो सीधे अमेरिकी सरजमी तक पहुंच सकता है और हो सकता है कि इसमें ईरान डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करे, यानी इस मिसाइल के जरिए, चूंकि एटॉम बॉम्ब उनके पास नहीं है, तो इस मिसाइल के जरिए वो एटॉमिक रेडिएशन फैलाने की कोशिश करें अमेरिका के अंदर। इसलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका बार बार कह रहा है कि आप अपना एनरिच्ड यूरेनियम दे दो और अपने मिसाइल कार्यक्रम रोक दो। और हो सकता है कि वही सेम हमला इजराइल पर भी हो। वैसे ईरान की पूरी ताकत मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम ही है। जंग और सीजफायर के बीच ईरान ने मिसाइल पर बहुत जोर से काम किया है और इवन ICBM पर तो बहुत पहले से काम करा था। ईरान ने कहा था कि वो अमेरिका इजराइल खाड़ी के देशों को सरप्राइज कर देगा, तो क्या ईरान का सरप्राइज उसका मिसाइल बम है, जिसकी मारक क्षमता करीब 8 से 10,000 किलोमीटर है। यानी ईरान की पहुंच सीधे अमेरिकी गर्दन तक है, सेंट्रल अमेरिका तक है। ईरान से 8 से 10,000 किलोमीटर की दूरी वाले देशों में मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्से शामिल हैं। ईरान ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तकनीक का उपयोग करके एक इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल
विकसित करने का दावा किया है, जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से ऊपर हो सकती है। रेंज 10,000 किलोमीटर, एयर रेंज। इस मिसाइल को ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैटेलाइट लॉन्च तकनीक जैसे सिमोर SLV प्रोग्राम के आधार पर विकसित किया गया है। इसमें सॉलिड फ्यूल, ठोस इंजन और मल्टी स्टेज डिजाइन में उपयोग किया गया है। रिपोर्ट्स के माने तो ये 10,000 के रेंज वाली मिसाइल है। इसके जरिए पूरा यूरोप और अमेरिका के कई इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन तक हमला किया जा सकता है। तो क्या ईरान ने 10,000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइल बना ली है? और बना ली है तो किन देशों को खतरा हो सकता है? यह मिसाइल सीधे किन किन देशों तक पहुंच सकती है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं जल्दी से। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो यह है ईरान का इलाका, और यहां से ईरान के मैप को हमने थोड़ा सा हाईलाइट किया। एग्जैक्ट मैप नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। ईरान यहां नीचे है इस एरिया में, लेकिन इस मैप को हमने आपको उभार के दिखाया सो दैट आपको लोकेशन अच्छे से मिले। अगर आप यहां से दूरी देखेंगे, कनाडा की 8,900 किलोमीटर, वॉशिंगटन DC 10,100 किलोमीटर, न्यूयॉर्क 10,400 किलोमीटर, क्यूबा जो कैरिबियन सागर में 8,900 किलोमीटर, डोमिनिक गणराज्य जमैका कैरेबियन लगभग 9,100 किलोमीटर, इसके अलावा पेरू दक्षिण अमेरिका लगभग 9,200 किलोमीटर, बोलीविया दक्षिण अमेरिका 9,400 किलोमीटर, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका लगभग 8,200 किलोमीटर, चिली दक्षिण अमेरिका लगभग 8,600 से 8,800 किलोमीटर। ये तमाम जो जगहें हैं वो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की जद में आ सकते हैं। अब जरा फुल स्क्रीन आप इसको देखिए, जिसमें आपको डिस्टेंस जो है वो आसानी से आप समझ पाएंगे। ये ICBM के जद में आने वाले इलाके हैं। खबर है कि ईरान को उत्तर कोरिया, रशिया और चाइना ने ICBM बनाने में मदद की है, जिसमें उन्होंने साइंटिस्ट भी दिए हैं और मिसाइल कंपोनेंट्स भी दिए हैं। वर्ल्ड नाउ में मैंने आपको जानकारी दी थी कि चाइना का एक शिप पकड़ा गया है, जिसमें मिसाइल कंपोनेंट्स से मिसाइल बनाने के सामान थे, जो ईरान जा रहा था, जिसे अमेरिका ने सीज किया था। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी सामने आई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन बैकडोर से ईरान को मदद कर रहा है, जो कि ठीक बात नहीं है। खुफिया सूत्रों के माने तो ईरान के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम में उत्तर कोरिया, रूस, चीन की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और उत्तर कोरिया की मिसाइल तकनीक जैसे ह्वानसोंग 12 के बीच गहरा संबंध माना जाता है। ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल प्रणाली उत्तर कोरिया के रॉकेट बूस्टर और इंजन तकनीक पर आधारित है। उत्तर कोरिया ने 1980 के दशक से ही ईरान को मिसाइल डिजाइन, पुर्जे और लॉन्च तकनीक सौंपने में गुप्त तौर पर मदद की है, और इसमें मॉस्को मददगार बना है, क्योंकि मॉस्को और तेहरान के बीच तकनीक आदान प्रदान के कारण ईरान लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने में कामयाब हो पाया है। अब ये ICBM जो हम कह रहे हैं, बार बार इस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है? ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ICBM एक खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला करने की ताकत है। मारक क्षमता लगभग 15,000 किलोमीटर तक हो सकती है। मिसाइल अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंचकर फिर से अटैक करती है। अधिकांश ICBM परमाणु हथियार ले जाने के लिए बनाई जाती है। कई आधुनिक ICBM में MIRV तकनीक होती है, जिससे एक ही मिसाइल से मल्टीपल टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं। ये जमीन के साइलो, मोबाइल लॉन्चर या पनडुब्बियों से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। इतनी अधिक गति के कारण इन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमेरिका, रूस और चीन और उत्तर कोरिया के पास ऐसी मिसाइलें हैं। ICBM का मुख्य उद्देश्य दुश्मन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना है, और दुनिया के किसी भी कोने में कोई दुश्मन बैठा हो तो उस तक पहुंचना, यह मकसद होता है ICBM का। अब जैसे ईरान के पास ICBM है या ईरान ने बना लिया है, तो ईरान का मकसद है कि अमेरिका की सरजमी पर अटैक करो, ईरान से ही अटैक करो। यह है ICBM का टारगेट कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर दुश्मन है तो आपकी रीच वहां तक है कि नहीं। इसे कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। रक्षा विशेषज्ञ की क्या राय है, आपको सुनवाते हैं। अवेलेबल इनपुट को गौर से देखें तो शायद काफी लोगों को ये भी खबर नहीं थी कि ईरान के पास मीडियम रेंज की या बैलिस्टिक मिसाइल जिनका स्ट्रेटेजिक रोल होता है उपलब्ध है। लेकिन इस दरमियान हमने देखा कि
वॉर शुरू होने के कुछ ही वक्त बाद ईरान अमेरिका का जो ये वॉर चल रहा है उसमें उन्होंने डिएगो गार्सिया तक, जो कि तकरीबन 4000 किलोमीटर है मेनलैंड ईरान से, वहां तक टारगेट करके 2 मिसाइलें छोड़ी थी। तो इसका मतलब कि ये सोचना अमेरिका का, पेंटागन का या वहाँ की जितनी भी सूचना तंत्र है कि ईरान की सारी मिसाइल सिस्टम्स या उनके यूनिट्स डिसमेट कर दिए गए हैं या ख़त्म हो गए हैं, गलत है। और दूसरा ये भी सोचना कि उनके पास लंबी दूरी की क्षमता के मिसाइल्स हैं ही नहीं, ये एकदम गलत होगा, क्योंकि हमने देखा है कि 2 मिसाइलें मारी गई। हालांकि वो डिएगो गार्सिया पे हिट नहीं कर पाए, उनको बीच में एक क्रैश आउट कर गए और दूसरे को इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन इट वॉज एन आई ओपनर। तो अगर ईरान ने आईसीबीएम बना लिया है तो फिर यूरोप से लेकर अमेरिका तक टेंशन में है, और यही सरप्राइज होने वाला है ईरान का। आपको याद होगा जंग के बीच में ईरान ने डिएगो गार्सिया बेस पर 2 मिसाइलों से हमला किया था, जिसका जिक्र अभी रक्षा विशेषज्ञ भी कर रहे थे। एक बीच में क्रैश हो गया था और दूसरे को इंटरसेप्ट कर लिया गया था, लेकिन 4000 किलोमीटर तक मार करके ईरान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, खासकर यूरोप और अमेरिका और इजराइल को, कि ईरान की तरकश में बहुत सारे तीर ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल करना बाकी है और जिसके बारे में अमेरिका नहीं जानता है। ईरान ने पहली बार 4000 किलोमीटर तक वार किया था और पूरी दुनिया को बताया था कि उसके पास 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा मार करने वाली मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है, जबकि ऑफिशियली ईरान ये कहता है कि उसके पास मैक्सिमम कैपेसिटी 2000 किलोमीटर तक ही है। लेकिन वो 4000 किलोमीटर कैसे पहुंचे? और जैसा कि रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे थे कि ये मान लेना कि ईरान के पास आईसीबीएम नहीं है और संतुष्ट रहना, यह अमेरिका की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। ईरान से जंग में अमेरिका को सिर्फ मॉनेटरी लॉस नहीं है, यानी सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टीम एक एक करके धराशायी हो रही है। पहले कई आर्मी ऑफिसर्स गए और अब मंत्री भी ट्रंप कैबिनेट से बाहर किए जा रहे हैं, और ये सब ईरान से हार का असर है, डील ना करा पाने का असर है, ईरान पर दबाव ना करा पाने का साइड इफेक्ट है। खबर है कि ट्रंप जेडी वेंस को बाहर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या ट्रंप की टीम से एक और विकेट डाउन? अमेरिकी राजनीति में इस वक्त एक साथ 3 ड्रामे चल रहे हैं। पहला ईरान की जंग, दूसरा ट्रंप के दरबार में छटनी का सिलसिला, यानी कि ट्रंप के टीम में 2 फाड़ फूट, और तीसरा 2028 राष्ट्रपति पद के लिए वेंस बनाम रूबियो की अंदरूनी जंग। और इन तीनों का केंद्र है एक ही सवाल, जेडी वेंस का भविष्य क्या है? खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार किया कि वो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के मामले में दार्शनिक रूप से थोड़े अलग हैं। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि वो शायद जाने के प्रति कम उत्साही थे, लेकिन यह महज दार्शनिक मतभेद नहीं था। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने खुलासा किया कि वेंस ने जंग से पहले की बैठकों में ईरान ऑपरेशन का सक्रिय रूप से विरोध किया था। जेडी वेंस संशयवादी सफलताओं को लेकर चिंतित और जंग के विरोधी थे, और ट्रंप को ये रवैया ठीक नहीं लगा। हालांकि हकीकत, असली बात यही है कि जेडी वेंस सही लाइन पर थे और वो कह रहे थे कि ईरान पर हमला करना कोई समझदारी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि शायद जेडी वेंस ने पूरी तैयारी नहीं की, क्योंकि जेडी वेंस कभी भी इस जंग के फेवर में नहीं थे, वो जंग के विरोध में जा रहे थे। और अब खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें कभी भी निपटा सकते हैं, यानी कि अपनी टीम से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, किक आउट कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आई, वेंस ने एक बार कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है तो उसे बड़े और तेज तरीके से करना चाहिए। सार्वजनिक मंच पर वेंस ने खुद को ट्रंप के साथ खड़ा दिखाया। ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ खड़े होकर वेंस ने कहा कि वो ट्रंप के फैसले का समर्थन करते हैं और इस बात से सहमत है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन पर्दे के पीछे खबर यह आई कि वेंस जंग चाहते ही नहीं, और यही नहीं, इसी बात को लेकर जेडी वेंस इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी उलझे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल जेडी वेंस के खिलाफ बहुत चालाक रणनीति से चल रहा है, और इजराइल किसी भी कीमत पर चाहता है कि जेडी वेंस को ट्रंप की कैबिनेट से निकाला जाए, क्योंकि जेडी वेंस डील के फेवर में हैं। वो चाहते हैं कि ईरान से लड़ाई ना हो और अमेरिका इस जंग से बाहर निकले। लेकिन इजराइल कभी भी नहीं चाहता है कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, खासकर ये बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते।
क्योंकि जिस दिन ये लड़ाई बंद हुई उस दिन बेंजामिन नेतन्याहू को अपने देश में भ्रष्टाचार के मामले का सामना करना पड़ेगा, अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हो सकता है जेल जाने की नौबत भी आ जाए। और इसलिए वो वेंस के पीछे पड़े हैं, और इसलिए ट्रंप भी वेंस के पीछे पड़े हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वेंस की रणनीति बेहद चालाक है। ट्रंप के गुस्से से बचने के लिए वो सार्वजनिक रूप से वफादारी दिखाते तो हैं, लेकिन साथ ही विश्वस्त पत्रकारों को लीक के जरिए चुपचाप जंग विरोधी संदेश देते रहते हैं। दोनों काम करते हैं, क्योंकि जेडी वेंस 2028 भी देख रहे हैं। अगर जंग अच्छी तरह खत्म होती है तो रूबियो को राजनीतिक फायदा मिलेगा, इसलिए वेंस चुपचाप जंग के असफल होने का इंतजार कर रहे हैं। और ये वही रणनीति है जो डेमोक्रेट्स ने 2003 में इराक जंग के वक्त अपनाई थी। रिपब्लिकन रणनीतिकार जिम मेरिल ने कहा कि ईरान 2028 में उसी तरह विभाजन का मुद्दा बनेगा जैसे इराक जंग 2004 और 2008 में डेमोक्रेट्स के लिए बनी थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान जंग के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप कैसे अपनों पर गाज गिराते रहे हैं। इस चेहरे को आप पहचानते होंगे। ये हैं तुलसी गबार्ड, खुफिया प्रमुख, लेकिन इन्हें बाहर कर दिया गया। 18 खुफिया एजेंसियों के प्रमुख, कामकाज की निगरानी और समन्वय करना। तुलसी गबार्ड ने मई 2026 में इस्तीफा दे दिया। 30 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर वो पद छोड़ देंगी। अभी नोटिस पीरियड पे चल रही है, लेकिन थी खासम खास, डोनाल्ड ट्रंप की बहुत करीबी। एक और आप आ जाइए, जॉन फेलन, नौसेना सचिव। ये एक सिविलियन पद होता है, सैन्य नहीं है। यूएस नेवी और मरीन कॉर्प्स की नीति पर काम करता है। नेवी बजट और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। जहाजों की खरीद, टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी तय करते हैं। इनको भी किक आउट कर दिया गया। अब आ जाइए रैंडी जॉर्ज पे, जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, यूएस आर्मी का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी। सैनिकों की ट्रेनिंग, युद्ध की तैयारी, ऑपरेशन की रणनीति, हर चीज पर काम करते हैं। सरकार को सैन्य सलाह देना। CQ ब्राउन, एयर फोर्स चीफ, यूएस एयरफोर्स के प्रमुख। हवाई हमले, एयर डिफेंस की जिम्मेदारी, ड्रोन ऑपरेशन, स्पेस आधारित सिस्टम की जिम्मेदारी। आधुनिक युद्ध में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीजा फ्रॉन्चेटी, नेवी के टॉप एडमिरल, नौसेना के ऑपरेशनल हेड, समुद्री युद्ध, जहाजों की तैनाती, ग्लोबल नेवल ऑपरेशन को कंट्रोल करती हैं। लिंडा फेगन, कोस्ट गार्ड प्रमुख, समुद्री सुरक्षा, बॉर्डर प्रोटेक्शन, रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी। युद्ध के समय यह भी रक्षा तंत्र का हिस्सा बन जाता है। जेफरी क्रूज, इंटेलिजेंस प्रमुख, दुश्मन की जानकारी जुटाना, सैटेलाइट, साइबर और जासूसी जानकारी इकट्ठा करना। युद्ध के समय इनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जितने नाम मैं आपको बता रहा हूं सब के सब बाहर कर दिए गए, और वो भी लड़ाई के दरमियान। सैन्य के टॉप वकील, सेना के कानूनी सलाहकार, युद्ध के नियम, सैनिकों के अधिकार, कोर्ट मार्शल मामलों को संभालते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर नजर रखते हैं। इन वकीलों को भी बाहर कर दिया गया। तो अमेरिका में चल क्या रहा है? जंग तो वैसे भी नहीं जीत पा रहे। ईरान पर हमले की रात फ्लोरिडा में करीब 25 जीओपी दानदाताओं और ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई। ट्रंप ने खुद पूछ लिया 2028 के लिए कौन सही है, रूबियो या वेंस। उस मीटिंग में लगभग सबका जवाब सर्वसम्मत था और सभी ने मार्को रूबियो का ही नाम लिया। रूबियो ने अमेरिका फर्स्ट को पुनर्परिभाषित करते हुए खुद को एक मजबूत, आक्रामक और विदेश नीति के पैरोकार के तौर पर पेश किया। वो ट्रंप की हर सैन्य कार्रवाई के सूत्रधार बने रहे। एक के बाद एक सैन्य हमलों में उनकी छाप रही। ट्रंप ने दोनों की तारीफ करते हुए वेंस को शानदार और रूबियो को उनका सबसे अच्छा दोस्त बताया। लेकिन अंदर खाने जेडी वेंस और रूबियो के बीच 36 का आंकड़ा है। दोनों में नहीं बनती। आपको याद होगा कि ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर ईरान से डील हो गई तो इसका क्रेडिट मुझे जाएगा, और अगर डील नहीं होती है तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट वेंस को जाएगा। यानी मजाकिया अंदाज में ही सही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस को दबोच लिया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, नेतन्याहू के साथ जेडी वेंस की झड़प हो चुकी है। ऐसे में जेडी वेंस का अमेरिका की सत्ता में रहना अब लगभग नामुमकिन लग रहा है। 22 मई 2026 को तुलसी गबार्ड ने डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के पद से इस्तीफा दे दिया। वो ट्रंप प्रशासन छोड़ने वाली चौथी कैबिनेट सदस्य बने। लेकिन असली कहानी तो कुछ और थी। इस्तीफे से पहले आई रिपोर्ट की ट्रंप ने अपने कैबिनेट सदस्यों से पूछा कि क्या गबार्ड को हटाया जाना चाहिए। यह तब हुआ जब गबार्ड ईरान जंग की आलोचना करने वाले जो केंट की निंदा करने में विफल रहे। जो केंट पहले ही रिजाइन कर चुके थे, एनसीटीसी चीफ, ये कहकर
कि ईरान से कोई खतरा नहीं था, जानबूझकर हमला किया गया और मैं इस पाप का हिस्सा नहीं बन सकता, मैं इस वॉर क्राइम का हिस्सा नहीं बन सकता। और तुलसी गाबार्ड ने जो केंट की निंदा नहीं की, यानी एक तरह से मौन समर्थन दे दिया। इस्तीफे से पहले महीनों में गाबार्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसलों से बार बार बाहर रखा गया, यानी पद पर तो थी लेकिन हाशिए पर धकेल दी गई थी। मैसेज क्लियर था कि आप रिजाइन कर दो, और यही ट्रंप का तरीका माना जाता है। यानी अमेरिका को हासिल तो कुछ नहीं हुआ ईरान पर जंग से। पहली बात वो हारे, और दूसरी बात घर में भी उथल पुथल, और तीसरी बात 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस में भी फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।